हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक अर्थ परीक्षा होने वाली है 2022 में, इसको मद्देनज़र उसके द्वारा दिया हुआ टॉपिक पे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को हमारी इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि यह सब आपको वन लाइनर के तहत थ्योरी में दी जाएगी, जो बहुत ही रोचक जानकारी होगी और बहुत ही आसान भाषा में इसको मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों, सामान्य जागरूकता का यह संबंधित कृषि से संबंधित जानकारी आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, हमारा टॉपिक है कृषि से संबंधित जानकारी में सबसे पहला पॉइंट है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि, औद्योगिक, वानिकी या अन्य बहुत सारी चीज़ें दे सकता है ऑप्शन में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि को माना जाता है। लगभग भारत के 52% लोग वर्तमान में कृषि कार्य पे निर्भर है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो 52% आबादी है वह कृषि पर ही आधारित है। और हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। देखिए, यहाँ पे एक एक जो भी टॉपिक क्वेश्चंस हैं उसको मैं सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट लिया हूँ, क्योंकि यह आपके परीक्षा के लिए विशेष होगा। तो दोस्तों, यह पूर्ण रूप से एक ही टॉपिक पे बात नहीं हुआ है। यहाँ कृषि से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो आप टेंशन न लीजिएगा। अगर जो आपको एक एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एक एक टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएगी। आपको कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। बस कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसकी वीडियो चाहिए। तो हरित क्रांति का देश जो जनक है वो फिलीपींस देश है। भारत में जो बात करेंगे हरित क्रांति की शुरुआत की तो 1967-68 ईस्वी में हुआ था यहाँ पे हरित क्रांति का शुरुआत। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। देखिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला आपका पॉइंट है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कह रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967-68 में हुई थी। और ये हरित क्रांति का शुरू करने का श्रेय किसको जाता है या इसके जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन जी थे। बात करेंगे विश्व स्तरीय में, तो हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो नॉर्मन कृषि शास्त्री है, इनको कहेंगे। ये हरित क्रांति के जन्मदाता इनको हम बोलेंगे। तो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। और विश्व हरित क्रांति यानी पूरे विश्व में सबसे पहले को जो बात करेंगे हरित क्रांति के जनक की, तो नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे। वहीं भारत के वो जो बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन 1967-68 भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। देखिए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आप 1967-68 में जाने कि भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई और इसके जन्मदाता थे आपके MS स्वामीनाथन। लेकिन भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस राज्य में आई और सबसे पहले किस फसल को इन्होंने वृद्धि कराया इसके माध्यम से, तो सर्वप्रथम पंजाब में आई थी। और इसी के फलस्वरूप पंजाब में गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। कब? 1967-68 की बात कर रहा है। इसमें सर्वप्रथम पंजाब में आपका ये हरित क्रांति प्रारंभ हुआ और वहाँ पे गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि देखी गई। इसके बाद एक आता है श्वेत क्रांति, जो दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड का आरंभ किया गया। देखिए, 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी विश्व में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जैसे हरित क्रांति यानी विश्व में खाद्यान्न खाने वाली फसलों को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का विकास किया गया, उसी तरह श्वेत क्रांति के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड 1970 में क्या हुआ, आरंभ किया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये है आपका कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी। भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आपका 1970 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है।
यहाँ देखिए दो चीज़ें आपको वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। पहली बात कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1970 में। दूसरी है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल, हरियाणा में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बहुत ध्यान देना है। डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल यानी हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कि दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है आपका। ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड ले आऊँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो स्किप मत करिएगा वीडियो को। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी है, भारत गेहूं उत्पादन में अग्रणी है तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, भारत में गेहूं उत्पादन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी यहाँ पे रहना चाहिए, अग्रणी है। यानी भारत में अगर बात करें कि कौन सा राज्य गेहूं में अग्रणी है गेहूं उत्पादन करने में, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश का होगा, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा कि आप यूपी ट्रिपल एस पेट की ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए क्या होगी, बहुत ही फ़ायदा वाली होगी। तो ये तो आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, ये आपका है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम है दोस्तों, कलर ले दूसरा, तो कौन सा कलर लिया जाए? ये वाला, ठीक है। तो बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है, नहर से नहीं दोस्तों। ये आपके सामने का ऑप्शन आता है नहर और नदी, तो नहर नदी से सर्वाधिक सिंचाई नहीं होती है क्योंकि नहर हर जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुआं और नलकूप यानी जो आप ट्यूबवेल बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल बोलते हैं, सर्वाधिक। अब तो कुआं का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन ये जो ट्यूबवेल वाला सिस्टम है नलकूप वाला, ये ज़्यादा मात्रा में है। तो नहर तो हर जगह उपलब्ध नहीं है, नदी तो हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जो नलकूप वाला सिस्टम है यह आपके सामने क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई की बात अगर जो कभी करे, कुआं और नलकूप से ही होती है। इसके बाद है कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडिचेरी में हुई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। अब कहाँ हुई थी? तो पांडिचेरी में हुई थी। वही अब नेक्स्ट में बात करेंगे कि रेशम के कीड़ों को कोकीन कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि रेशम के कीड़े को क्या कहा जाता है, तो कोकून कहा जाता है। और इनको शहतूत की पत्तियों, ये जो होते हैं इन शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है इनको, क्योंकि जो ये होते हैं रेशम के कीड़े कोकून, ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, उसी को इनका प्रिय भोजन है ये, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि जो कोकून होते हैं शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं, भोजन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशम के कीड़ों को कहाँ पाला जाता है, तो शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है, तो कोकून कहा जाता है। ठीक है मित्रों। अब चाय की बात करें तो चाय में थीन नामक ये पाया जाता है, थीन, और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है, और कॉफ़ी में कैफीन। देखिए काफ़ी, कैफीन, ये वेरी सिंपल, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपके सोयाबीन में जो कि 46% पाया जाता है, और इसकी उत्पत्ति चीन में हुई। ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। दलहनी फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन 46% जो पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए सबसे ज़्यादा ये बात हो गई। और भारत में सोयाबीन उत्पादन में बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका मध्य प्रदेश है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद कुनैन जो होता है, एक कुनैन औषधि है दवा के लिए,
जो सिनकोन की छाल से प्राप्त होता है, जो मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है इससे। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधे में पाए जाने वाला विषैला तत्व है निकोटीन। क्या है दोस्तों? निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ज्वार के पौधों में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। अब देखिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ले आऊँ आपके लिए। अब बात करेंगे आलू की उत्पत्ति की। तो आलू की उत्पत्ति जो है पेरू यानी चिली में इसकी हुई थी उत्पत्ति। कहाँ हुई थी मित्रों? आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पेरू में, जो कि चिली में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 46%। ठीक, अब देखिए, यहाँ है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, IAS लेवल का है। उसमें पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। जो मित्र हमारा एक वीडियो आया है भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जिसमें सभी आलू जो भी है इन सभी का आपके उस वीडियो में बढ़िया से ड्रेविएशन किया गया है। इसके बाद है भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। देखिए, भारतीय गन्ना की बात करें तो कोयम्बटूर में स्थित है भारतीय गन्ना शोध संस्थान। वही भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। ठीक, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वह कटक में स्थित है। वही केंद्रीय तंबाकू शोध की बात करें तो यह राजमुंदरी में स्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश कानपुर। ठीक है मित्रों, इसके बाद है चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। विश्व की बात करें दोस्तों तो विश्व में आपका हो जाता है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को। वही केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे बहुत ही उच्च क्वालिटी की केसर उत्पादन किया जाता है। देखिए, केसर एक बहुत ही महंगा मूल्य पदार्थ है, क्योंकि यह एक फूल से 2 केसर प्राप्त किया जाता है। तो कई हजार फूल निकालेंगे केसर का फूल में से, तब केसर प्राप्त होता है। तो यह बहुत ही कठिन पौधा भी है। 2-4 लाख रुपए किलो भी ये बेचा जाता है। तो याद रखिएगा, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, और यहाँ उच्च क्वालिटी का केसर उत्पादन किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करें कि विश्व में सबसे पहले कपास का संकर बीज कौन सा देश ने तैयार किया था, तो भारत ने तैयार किया था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए पॉइंट है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। चिपको आंदोलन, आप यहाँ से कुछ समझिए। चिपको आंदोलन अर्थात जब कोई भी पेड़ को काटने आता था, कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो वहाँ के स्त्री पुरुष क्या करते थे? पेड़ को चारों तरफ से घेर लेते थे, चिपक जाता। ठीक है, तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। और इसके प्रेरणा जो थे, जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये शुरुआत हुआ 1973 में, और कहाँ से? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, फलों का राजा आम है और फलों की रानी लीची है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये आपका क्वेश्चन है कि फलों का राजा कौन है? आम है, और रानी कौन है? लीची है। इसी तरह मसालों की रानी आपकी इलायची को कहा जाता है। इलायची बहुत स्वादिष्ट चीज़ है भाई। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और दलहनों का राजा चना और रानी मटर है। मतलब दाल की बात करें, दाल में दालों का राजा कौन है? चना, और रानी कौन है? मटर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और आज ही आपके सामने एक और वीडियो आएगी भारत की जनगणना से संबंधित। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं। और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।